आइए, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हमारा एक मध्यकालीन भारत का सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने दिल्ली सल्तनत का कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है और मुगल वंश का पहला शासक बाबर के बारे में एक डिटेल एनालिसिस इससे पहले वाले वीडियो में मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हुमायूं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए इस वीडियो के अलावा आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। ये जो स्लाइड है इसी में आपका सारा क्वेश्चन बन रहा है। तो अगर आप हमारे साथ 15 मिनट देते हैं तो यकीन मानिए मैं आपको मुगल वंश का जो हुमायूं है इससे जितने भी क्वेश्चन बनेगा उसका मैं कंप्लीट एनालिसिस करके देने वाला हूं। तो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट नेक्स्ट 15 मिनट। आइए शुरुआत करते हैं। तो हुमायूं, जैसा कि हमने बात अभी कहा है कि हुमायूं का पिता कौन रहता है। इसका पिता रहता है बाबर और इसकी माता रहता है माहम बेगम। तो इस प्रकार से बाबर और माहम बेगम का बेटा होता है हुमायूं और ये मुगल वंश का दूसरा शासक बनता है। खास करके जब हुमायूं इससे पहले उसके पिता का मृत्यु जब हो जाता है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को, तो ये 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को गद्दी पे बैठता है, अर्थात अपने पिता के मृत्यु के 4 दिन बाद ये सिंहासन को संभाल लेता है। इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये जो हुमायूं होता है ये पहले 10 वर्ष और फिर 1 वर्ष शासन करता है। तो इस प्रकार से इसके जीवन में निर्वासित जीवन का भी दौर आता है और इसी निर्वासित जीवन के क्रम में एक बच्चा पैदा लेता है जिसका नाम रहता है अकबर। उसके बारे में भी आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि बाबर और माहम बेगम से एक बेटा पैदा होता है बाबर को हुमायूं, और यही गद्दी पे बैठता है क्योंकि ये इसका बड़ा बेटा होता है। इसके अलावा इसको 4 और संतान होता है बाबर का, खास करके कामरान, अस्करी, हिंदार और हुमायूं। तो ये अपने चारों बच्चों को हुमायूं से कह के जाता है मरने से पहले कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे संपत्ति को अपने भाइयों में बराबर बराबर भागों में बांट लेना। इस प्रकार से हुमायूं भी आज्ञाकारी बेटा का रोल निभाता है और अपने संपत्ति को सभी भाइयों में बांट लेता है। हालांकि गद्दी पे 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को बैठ जाता है हुमायूं, लेकिन कामरान को देता है काबुल और गंधार का इलाका, अस्करी को देता है संभल का इलाका और हिंदार को देता है मेवात का इलाका। और इस प्रकार से अपने भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा करके शासन संभालने लगता है। लेकिन पहले हम देखते हैं कि कामरान जो है ये मुल्तान पर आक्रमण कर देता है और इसके अलावा इसका अन्य जो दोनों भाई रहता है वो भी राज्य में विद्रोह कर देता है और ये खुद शासक बनने के क्रम में आ जाता है। तो इस प्रकार से जो बात बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को कहा था कि बेटा राज्य को बराबर बराबर भागों में बांट लेना, और हुमायूं ने भी वैसा ही किया, बराबर बराबर भागों में बांट लिया। यही अब उसके राज्य के विघटन का कारण बनता है। Am I right? इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, जैसा कि हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था और ये देखते हैं कि 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को ये गद्दी पे बैठ जाता है। तो कुल मिलाकर के देखते हैं ये 22 वर्ष की उम्र में गद्दी पे बैठ जाता है, 21-22 के बीच में रहता है, गद्दी पे बैठ जाता है। अब ध्यान से समझिए, एक इतिहासकार है मेल्सन इतिहासकार कहता है कि जब बाबर की मृत्यु हुई थी तो पूर्वकालीन मुसलमान राजवंशों की तरह भी मुगल राजवंश की जड़ें भारतीय भूमि पर जम नहीं सकी थी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसी बात को ये समझा रहा है कि हुमायूं भले ही गद्दी में बैठ गया 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद, लेकिन जब ये राज्य को कामरान, अस्करी, हिंदारी ने बांट दिया तो उसके राज्य का जो सीमा है एक तो छोटा हो गया और दूसरा आंतरिक कलह जो है वो उपज गया। फलस्वरूप अन्य भारतीय मुसलमान राज्य की तरह ये भी क्या है तो भारतीय भूमि में अपनी जड़ को जमा नहीं पाया था। यही बात मेल्सन लिखता है और ये बात अक्षरशः और पूर्णतः दोनों सही नजर आता है। क्यों? आगे हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई में हम देखते हैं कि शेर खां हुमायूं को पीट पीट के यहाँ से भगा देता है और निर्वासित जीवन के लिए ये ईरान चला जाता है। खैर, अभी जो हम समझने वाले हैं कि जब ये गद्दी पे बैठता है हुमायूं, तो हुमायूं के गद्दी पे बैठने के साथ ही कई सारे उसके पास चुनौतियां होती हैं और वो चुनौतियां होती है, पहला साम्राज्य का विभाजन जो कि अपने भाइयों के बीच में किया, दूसरा रिक्त राजकोष, भैया धन जुटा नहीं
और आप क्या कर रहे हैं, साम्राज्य को बांट लिए, तो गरीब का गरीब ही रह गए, सैनिक रूप से आप कमज़ोर रह गए, अर्थव्यवस्था आपकी कमज़ोर रह गई। और जैसे मध्यकालीन भारत में डिटर्मिनेशन बोली नहीं करता है, तलवार डिसाइड करता है कि आपकी राज्य की सीमा क्या होने वाली है। तो जब राजकोष रिक्त रहेगा तो आप वैसे ही कमजोर राजवंशों का एक उत्तराधिकारी बन के रह जाएंगे। इसके अलावा राजपूत समस्याएं, जैसे कि हमने बात किया था पहले वाले वीडियो में भी कि कई सारे राजपूत जो राजवंश हैं वो राजस्थान और मध्य भारत के आसपास के क्षेत्रों में फैले हुए थे। तो वो जब मेवाड़ को हराएंगे, राजपूतों का जो वंशज होगा वो क्या छोड़ देगा इनको, नहीं ना। तो ये राजपूत समस्या उसके सामने एक विकट समस्या थी और इससे उसको जूझना क्या था, जरूरी था। इसके अलावा अफगान समस्या, जैसे कि इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था, तो इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी ये चाहता था कि अपने भाई का बदला ले, और ये जो खास करके बाबर जो फरगना से आकर के हम अफगानों का सत्ता लिया है उसको समूल नष्ट करके अफगानी राज्य की स्थापना कर सके। उसी का अगला कड़ी होता है बिहार में शेर खान, ये भी एक अफगान होता है और ये चाहता है कि राज्य में जो मुगलों की सत्ता है उसको उखाड़ फेंक करके अफगानों की सत्ता यहाँ पे कायम किया जा सके। फलस्वरूप हम देखते हैं कि महमूद लोदी फिर बिहार में शेर खान ये अफगानी राज्य की स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और अंतिम रूप से हुमायूं को हराने में शेर खान सफल भी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हुमायूं के सामने कई सारी चुनौतियां थी, जैसे साम्राज्य का विभाजन, रिक्त राजकोष, राजपूत समस्या, अफगान समस्या जिसके अंतर्गत महमूद लोदी और बिहार में शेर खान, ये जो दोनों था ये इसको हराना चाहता था और अंतिम रूप से हरा देता है। और हम देखते हैं कि फिर राज्य की स्थापना कर लेता है और सूर्यवंश की स्थापना करता है। कौन वंश? सूर्यवंश की स्थापना करता है। और सूर्यवंश भारत में कुल मिलाकर के 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक ये यहाँ पे राज करता है। कुल मिलाकर के शेरशाह सूरी 5 वर्ष और उसके बाद फिर 2 शासक और आते हैं, इस्लाम शाह भी इसी का बेटा रहता है और इस प्रकार से जो है राजवंश स्थापित। आगे अगर हुमायूं का हम बात करें, ये कौन सा अभियान करता है, तो सबसे पहले 1531 ईस्वी में ये कालिंजर पर आक्रमण करता है। 1525 ईस्वी में दोहरिया की लड़ाई लड़ता है और ये महमूद लोदी को हराता है। किसको? महमूद लोदी एक्चुअली में है कौन? तो इब्राहिम लोदी का भाई है, इब्राहिम लोदी का भाई है महमूद लोदी, इसको हराता है। 1532 ईस्वी में चुनार के किले का ये घेराव करता है। 1534 ईस्वी में बिहार में विद्रोह होता है, उसका ये दमन करता है। 1537 में बंगाल की ओर कूच करता है। 1539 में चौसा की लड़ाई रहता है और यही चौसा की लड़ाई शेर खां वर्सेस किसके बीच में होता है? हुमायूं के बीच में होता है। और इस प्रकार से चौसा की लड़ाई में हम देखते हैं कि शेर खां जीत जाता है। फिर एक साल बाद 1540 ईस्वी में बिलग्राम में, इसी को कन्नौज की लड़ाई कहते हैं, इसमें शेरशाह जीत जाता है और खास करके हुमायूं जो होता है यहाँ भी हार जाता है। तो बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई के बाद हम देखते हैं कि शेर खां आगरा और दिल्ली पे कब्जा कर लेता है और इस प्रकार सूर्यवंश की स्थापना करता है, जो 1540 से लेकर के 1555 तक कुल मिलाकर के 15 वर्ष ये भारत में अफगान राज्य की स्थापना कर लेता है, अफगान राज्य की स्थापना कर लेता है। और इस प्रकार ये जो अफगान होता है ये द्वितीय अफगान राज्य होता है, द्वितीय अफगान राज्य होता है। पहला अफगान राज्य बहलोल लोदी ने किया था और वो वहाँ पे लोदी वंश की स्थापना करता था। तो लोदी भी क्या है? लोदी वंश क्या था? अफगान था। और इस प्रकार इसको हम फर्स्ट अफगान सत्ता बोलते हैं जो कि भारत में स्थापित हुआ था। और द्वितीय अफगान सत्ता जो शेरशाह सूरी के कालखंड में सूर्यवंश के रूप में हमको स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब 1540 ईस्वी में हुमायूं हार जाता है शेरशाह सूरी से, तो ये भाग के चला जाता है ईरान। इस प्रकार से ये निर्वासित जीवन जीता है और 1540 ईस्वी में ही ईरान के शाह के पास चला जाता है। कहाँ? ईरान के शाह के पास चला जाता है। 1541 ईस्वी में ये मुगलता के दौर में मीर अली अकबर की बेटी होती है हमीदा बानो बेगम, इससे ये शादी कर लेता है और 1542 में उसी का एक बेटा जन्म लेता है और इस बेटा का नाम रहता है अकबर। तो इस प्रकार से अकबर ये यहाँ पे जन्म ले लेता है, जो बाद के काल में हम देखते हैं कि मुगलों का एक चमकता सितारा होता है और मुगल वंश का सबसे प्रतापी शासक यही बनता है। तो इस क्रम को याद रखिएगा, खास करके यहाँ से 1539 में चौसा की लड़ाई, 1540 में
बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई। इस चौसा की लड़ाई और बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी जीतता है और अंतिम रूप से सूरवंश की स्थापना करता है। जब ये यहाँ से भागता है तो 1540 में ईरान के शाह के पास जाता है। 41 में मीर अली अकबर की बेटी से शादी करता है जिसका नाम रहता है हमीदा बानो बेगम, और 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है जो कि मुगलों का कह सकते हैं कि वास्तविक संस्थापक माना जा सकता है, क्योंकि उसी के कारण में मुगलों का बहुत बड़े पैमाने पे फ्लोरिशमेंट होता है, फैलाव होता है। अब जब 1542 में अकबर का जन्म हो जाता है तब ये खुशी के मारे चाहता है कि क्यों ना एक बार फिर सत्ता पे जो है प्रयत्न किया जाए और मुगल वंश का जो एक राज सिंहासन है उसको कब्जा किया जाए। फलस्वरूप पुनः सिंहासन के लिए प्रयत्न करता है और 1545 ईस्वी में ईरान का शाह की सहायता से ये काबुल और कंधार की प्राप्ति कर लेता है। जब आप इस मैप को देखिएगा, भारत वाला मैप का, तो ये काबुल और यहीं पे कंधार है, तो काबुल और कंधार की ये प्राप्ति कर लेता है और मुख्य द्वार भारत की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। फिर 1553 ईस्वी में इस्लाम शाह की जब मृत्यु हो जाती है, जैसे कि हमने बात कहा था कि शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी रहता है ये इस्लाम शाह, ये जब गद्दी पे बैठता है तो हम देखते हैं कि ये जब मर जाता है तो मरने के बाद राज्य में उपद्रव की उपस्थिति फैल जाता है, आंतरिक कलह की उपस्थिति हो जाता है। आंतरिक कलह के दौर में ये यहाँ पे चाहता है कि क्यों ना एक प्रहार और किया जाए। फलस्वरूप 1553 ईस्वी में जब मृत्यु होता है तो 1554 ईस्वी में ये पेशावर पहुँचता है और 1555 में लाहौर पे कब्जा कर लेता है। लाहौर उस समय में पंजाब का कह सकते हैं कि राजधानी की तरह वो यूज होता था। जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में अगर कोई पटना को जीत ले तो माना जा सकता है कि सांकेतिक रूप से पूरा बिहार उसके कब्जा में हो गया। उसी प्रकार से लाहौर पे अगर ये जीत हासिल कर लेता है तो पूरा पंजाब उसके अधीन हो जाता था। इस प्रकार से 1555 में लाहौर को जीत लेता है और 1555 में ही मच्छीबाड़ा की लड़ाई और सरहिंद की लड़ाई लड़ता है और ये अंतिम लड़ाई होता है। देखिए, मच्छीबाड़ा और सरहिंद की लड़ाई ये एक्चुअली में रहता है अफगानों के साथ और किसका, तो हुमायूं का। तो इस समय में अफगान का जो सेना नायक होता है वो सिकंदर शाह सूर होता है, जबकि हुमायूं का सेना जो रहता है, मुगलों का सेना, ये बैरम खां इसके हेड होते हैं। तो सिकंदर शाह सूर अफगान सेना का हेड रहता है और बैरम खां हुमायूं के सेना का हेड रहता है। दोनों युद्ध के मैदान में लड़ता है, मच्छीबाड़ा की लड़ाई और सरहिंद की लड़ाई। इस दोनों लड़ाई में अंतिम रूप से खास करके मुगलों का विजय होता है, बैरम खां यहाँ पे जीत जाता है और आगे के काल में हम देखते हैं कि यही बैरम खां अकबर का संरक्षक होता है। तो अकबर जब हम पढ़ेंगे तो एक बैरम खां का संरक्षण होता है, पेटीकोट शासन होता है और स्वतंत्र रूप से जब शासन करता है तो अकबर के शासन को हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। यही वो बैरम खां है जिसके संरक्षण में अकबर का विकास होता है, पढ़ाई लिखाई होता है और अंतिम रूप से सिंहासन पर जब बैठता है तो वही बैरम खां इसको सत्ता का गुर सिखाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हुमायूं अपने निर्वासित जीवन से अब 1555 ईस्वी में गद्दी पे बैठ जाता है और 1556 ईस्वी तक 1 साल ये शासन करता है। 1556 में दीन बना पुस्तकालय की सीढ़ी से ये गिर जाने से इसकी मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार का हुमायूं नाम का जो चैप्टर होता है वो द एंड हो जाता है। एक बार रिकॉल किए जाता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, हुमायूं बाबर और महाम बेगम का ये बेटा रहता है और ये 1530 ईस्वी में खास करके बाबर की मृत्यु जब 26 दिसंबर को हो जाता है तो ये 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 को ये गद्दी पे बैठता है। इसकी जन्म की बात करें तो 6 मार्च 1508 को काबुल में ये जन्म लेता है। इसके 4 भाई होता है, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदल। हुमायूं सबसे बड़ा रहता है और बाबर उत्तराधिकारी के नियम का पालन करते हुए हुमायूं को सिंहासन पे बैठा देता है। फिर कामरान, अस्करी और हिंदल अपने राज्य को बराबर बराबर भागों में ये बांट देता है। यही इसके राज्य के पतन का कारण बनता है। मेल्सन लिखता है कि जब बाबर की मृत्यु हुआ था तो अन्य भारतीय मुसलमान राज्यों की तरह यहाँ पे मुगलों का पैर भारत भूमि पे नहीं जमा था और ये बात पूर्णतः सत्य है। कई सारी चुनौतियाँ था, जैसे साम्राज्य विभाजन, रिक्त राजपूत समस्या, अफगान समस्या, ये सभी समस्या मौजूद था। फलस्वरूप ये क्या है, ये सारी समस्याएं हैं और यही समस्या इसके पतन का कारण बनता है। फिर
आगे हम देखें तो 31 में ये कालिंजर पर आक्रमण करता है, 32 में दोहरिया की लड़ाई में महमूद लोधी को हराता है, 32 में चुनार की किले का घेराव करता है, 34 में बिहार विद्रोह में दमन होता है, 37 में बंगाल की ओर कूच करता है, 39 में चौसा और 40 में बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई लड़ता है। और ये जब हारता है तो अंतिम रूप से शेर खां जो है सूर्यवंश की स्थापना कर लेता है। और इस प्रकार से पहला खंड जो होता है 30 से लेकर के 40 तक अर्थात 10 वर्ष का शासन ये यहाँ कंप्लीट होता है। निर्वासित जीवन में ये ईरान के शाह के पास जाता है, 41 में मीर अली अकबर की बेटी हमीदा बानो से बेगम से शादी करता है, 42 में अकबर होता है पैदा और फिर अपना सिंहासन के लिए 45 में काबुल और कंधार को विजय करता है, 53 में इस्लाम शाह की जब मृत्यु हो जाती है तब ये पेशावर पहुँचता है, 54 में 55 में लाहौर पर अधिकार करके 55 में ही मच्छीबाड़ा और सरहंद की लड़ाई लड़ता है, जिसमें अफगान की सेना हेड होता है सिकंदर और हुमायूं सेना का हेड होता है बैरम खां और अंतिम रूप से 56 में मर जाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हुमायूं नाम का चैप्टर जो एंड हो जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि हुमायूं की असफलता का कारण क्या था। तो जैसा कि पहले ही हमने कहा था कि अपने भाइयों को बराबर बराबर हिस्सा में राज को बांट देना ये इसके साम्राज्य का असफलता का कारण बना। दूसरा, शेरशाह सूरी की शक्ति को ये उपेक्षा किया। तीसरा, विलासितापूर्ण जीवन और खास करके हुमायूं की दुर्बलता, ये कई कारण था जो इसके कारण के लिए सहायक तत्व मौजूद था उसी के अंदर। तो इस प्रकार से आज हमारा हुमायूं नाम का टॉपिक द एंड होता है। स्टे ट्यून्ड, स्टडी हार्ड।